Good morning, friends. I welcome you in CA Intercost and Management Accounting classes, and this is our class number 3. I hope आपने मेरी पीछे की 2 क्लासेस देख ली है. अगर नहीं देखी है तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार उन्हें रेफर कर लीजिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. लास्ट 2 क्लासेस में बच्चे हमने डिस्कस किया था कि मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या होता है. बहुत ही थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट था. आई होप आप हल्का हल्का बोर भी हुए होंगे बच्चे, लेकिन आज है हमारी क्लास नंबर 3. आज टोटली प्रैक्टिकल कंसेप्ट है बच्चे. आज हम कोई भी थ्योरी की बात नहीं करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे अपने फॉर्मूलाज इस चैप्टर के, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसी क्लास से देखने को मिलेंगे बच्चे. जो आज मैं फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगा, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्वेश्चन यू विल अटेम्प्ट इन योर एग्जामिनेशन. सो हम बच्चे फॉर्मूलाज को क्रैम नहीं करेंगे. अगर क्रैम करेंगे तो ये 10 मिनट का काम है यार. 6-7 फॉर्मूलाज है, मैं आपको रटवा दूंगा, लेकिन नहीं, मैं कभी भी आपको कोई भी चीज़ रटने के लिए नहीं कहूँगा. आप कंसेप्चुअली उसे समझेंगे, आपको समझ में आ जाता है वेल एंड गुड. नहीं समझ में आता आप मुझसे दोबारा पूछिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए कि समझ में नहीं आया सर, मैं एक क्लास और बना दूंगा. तो बच्चे रटना नहीं है. और देखिए डेरिवेशन, अगर मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करूं तो यार हमें वो भी काम नहीं करना, ठीक है. हमें इस पे पीएचडी नहीं करनी है, हमें सीए करनी है, ठीक है. सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे स्टॉक लेवल्स. देखिए बच्चे, मैं एक छोटी सी आपसे बात कहूं कि देख, अगर कभी भी हमें कितनी कितनी गुड्स परचेज करनी है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे. अब मान लो हमें हमारी एनुअल जो रिक्वायरमेंट है वो है 10,000 यूनिट्स. एनुअल जो हमारी रिक्वायरमेंट है बच्चे वो है 10,000 यूनिट्स. तो क्या मैं 10,000 एक साथ परचेज कर लूं? एनुअल रिक्वायरमेंट 10,000 यूनिट्स अगर मेरी है तो क्या मैं सारी की सारी रिक्वायरमेंट अपनी एक साथ परचेज कर लूं? बच्चे परचेज तो मैं कर लूंगा, लेकिन उस इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट भी तो होती है. अब ये इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट क्या होती है, ये देखिएगा बच्चे. आप जब इन्वेंट्री को अपने पास लाके रखेंगे तो ये गोडाउन है. अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो आपको क्या चाहिएगा, बिग गोडाउन चाहिएगा. बिग गोडाउन चाहिएगा बच्चे. इसका इंश्योरेंस भी आपको करवाना पड़ सकता है. गोडाउन के अंदर जो आपकी गुड्स है आपको उसका भी इंश्योरेंस करवाना पड़ सकता है. तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, कोई बात नहीं, अभी तो और देखिएगा. ये जो गुड्स आपके पास है इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो होगी. मतलब आप वेंडर को तो पेमेंट करके ही आएंगे ना बच्चे. इंटरेस्ट की पेमेंट भी आपको करनी पड़ेगी. पेमेंट या फिर नोशनल इंटरेस्ट. मतलब आपको इंटरेस्ट कॉस्ट भी लग रही है. अब जो पैसा आप एक साथ पे कराए, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी. और क्या हो सकता है बच्चे, आप एक साथ अगर परचेज करते हो तो आपका क्या हो सकता है, आपकी गुड्स जो है वो गुड्स आपकी हो सकती है ऑब्सोलीट. आपकी गुड्स ऑब्सोलीट हो सकती है. ज़्यादा स्टॉक के कारण आपकी वेस्टेज भी हो सकती है. किसी भी कारण से हो सकती है. गुड्स ज़्यादा होंगे बच्चे, अगर उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं ना रखी जाए तो आपकी गुड्स वेस्ट भी हो सकती है. ऑब्सोलीट का भी एक खतरा रहता है. हमारे इंटरेस्ट का तो चार्जेस लगते ही लगते हैं, और गोडाउन में अगर रखेंगे तो गोडाउन का किराया प्लस में इंश्योरेंस, इस तरह की हज़ारों कॉस्ट यार आपको बियर करनी पड़ेगी. तो हमें इन कॉस्ट को सेव करना होता है. हमारा पर्पज़ क्या होता है बच्चे कि हमारी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, अब प्रोडक्ट कॉस्ट में रॉ मटेरियल का मेन पार्ट होता है. अगर आप अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं तो आपका फाइनल प्रोडक्ट भी महंगा बिकेगा. तो हमें क्या करना होता है, हमें जो अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट होती है हमें उसे इस तरह से ऑर्डर करना होता है कि ना तो हमारा प्रोडक्शन रुके और ना ही हमारे पास इतनी क्वांटिटी हो कि मेरा मतलब क्या है कि मेरी कॉस्ट बढ़ जाए. जैसे कि अगर मान लो 10,000 में से आप कहते हो कि यार मेरी तो डे बाय डे की मैं यूनिट्स परचेज करूंगा तो मुझे गोडाउन का रेंट ही नहीं देना पड़ेगा. एक ये भी पॉइंट डिस्कस करके देख लेते हैं. मैंने कहा कि मेरी है ना, हर रोज मैं लगभग 100 यूनिट्स कंज्यूम करता हूँ. इसके ऊपर मत जाइएगा कि अभी आप 365 से मल्टीप्लाई करके देखें, मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ. मैंने कहा कि मैं 100 यूनिट्स डेली कंज्यूम करता हूँ तो मैं 100 ही ऑर्डर करूंगा. बच्चे कोई मटेरियल हाथ में थोड़ी ना लेके बैठे हैं कि आप जैसे ऑर्डर करेंगे वो कहेगा ये लो सर आप अपनी मटेरियल लीजिए. मटेरियल को आने में टाइम लगता है. मटेरियल ऑर्डरिंग एक प्रोसेस है. हमने बात की थी अपनी लास्ट 2 क्लासेस में बच्चे, हमने मटेरियल की प्रोसेस प्रोक्योरमेंट की ही प्रोसेस की बात की है. तो मटेरियल को आने में टाइम लगता है. ये ऐसा नहीं है कि हमने जैसे ऑर्डर किया सामने वाला हमें पहुंचवा दे.
तो मटेरियल को आने में जो टाइम लगेगा, इस ड्यूरेशन में सपोज आपका मटेरियल स्टॉक आउट हो जाता है। स्टॉक आउट का मतलब होता है कि आपके पास जो मटेरियल था वो खत्म हो जाता है, तो बच्चे प्रोडक्शन रुक जाएगा। प्रोडक्शन एक बार अगर रुक गया तो बच्चे बहुत बड़ा लॉस होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, उनकी जो मशीन्स होती हैं वो रुकने के लिए नहीं बनी होती, उनमें प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है बच्चे। कुछ कंपनीज तो ऐसी होती है, अगर उनका प्रोडक्शन रोका जाए तो उन्हें मेजर लॉस होता है। वो मेजर लॉस इन द टर्म्स ऑफ सेल्स या प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, इन द टर्म्स ऑफ देयर मशीन्स की बात कर रहा हूँ। उन मशीन्स के अंदर बच्चे कुछ इसी तरह से होता है कि उनका प्रोडक्शन रोका नहीं जा सकता, या फिर अगर रोकना है तो बड़ा एक सिस्टमैटिक तरीका होता है कि इनका प्रोडक्शन इस तरह से रुकेगा। मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी थी, जाजपुर में थी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसका बच्चे प्रोडक्शन रोक दिया गया था। किस कारण से? कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे और उसके ऊपर सर्च एंड सीज हुआ का अटेम्प्ट हुआ था, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर छापामारी की थी और उसका प्रोडक्शन रोक दिया गया था। मतलब जो उसकी इनपुट की लाइन थी, जहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा था, उन्होंने उसी को सीज कर दिया था कि इससे आगे इनपुट जाएगा ही नहीं। तो बच्चे उनको करोड़ ऑफ रुपीज़ का लॉस हुआ था, क्योंकि वो पूरी की पूरी मशीन जब उन्होंने दोबारा रीस्टार्ट की तब वो जो अंदर उसके रॉ मटेरियल वगैरह था तो वो सारा सीज हो गई थी, पूरी मशीन सी सीज हो गई थी वो। तो उनको एक बड़ा लॉस हुआ, वो पॉलिटिकल रीजन से हुआ था जो भी अटैम्प्ट हुआ था। तो मुझे 100 यूनिट्स अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ और 100 ही यूनिट्स मैं मंगवाता हूँ, तो हमें ये देखना होता है कि जैसे ही मैं ऑर्डर करूँगा क्या मेरे पास मटेरियल आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मेरे पास कुछ स्टॉक होना जरूरी है। कितना बात करेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास हल्का फुल्का स्टॉक होना जरूरी है कि हमारा प्रोडक्शन ना रुके, बस प्रोडक्शन हमारा चलता रहे। तो हम बच्चे कितना ऑर्डर करें, किस लेवल पे ऑर्डर करें, हमारे पास मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम हम कितना रखें, ठीक है। तो ये सब बातें हम किस चीज में पढ़ेंगे बच्चे, ये हम बातें सारी की सारी अपने आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए अब मैं बात बताता हूँ रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल किसे कहेंगे? रीऑर्डर लेवल का मतलब बच्चे क्या, अगर मैं ये टाइमलाइन बना दूं, ठीक है, ये है बच्चे 0 और ये है आपका मैक्स। मैक्स मतलब कितना भी, मैं कहता हूं यहां पर आपका स्टॉक खत्म हो गया, 0 हो गया स्टॉक, ये स्टॉक लेवल है सपोज, ये आपका मैक्सिमम है। अरे कहां चला गया, ठीक है बच्चे। अब मैं कहता हूं देखिए, आप 0 लेवल पे तो ऑर्डर नहीं करेंगे, आप ऑर्डर कब करेंगे? आप ऑर्डर करेंगे इस 0 से कहीं ना कहीं ऊपर। अरे बार बार ये लाइन चली क्यों जाती है, दोबारा यहां क्रिएट कर लेते हैं। मैं स्टॉक लेवल की बात कर रहा हूं बच्चे, स्टॉक लेवल की जब मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा देखिए ये आपका स्टॉक लेवल है, ये स्टॉक लेवल बच्चे आपका इस तरह से है, ये है आपका 0 और ये है आपका कहीं ना कहीं मैक्सिमम। अब मैक्सिमम तो बच्चे सबसे ऊपर रहेगा ही रहेगा। हाँ तो बच्चे ये मैक्सिमम लेवल है आपका और ये संभव 0 लेवल है सपोज। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रीऑर्डर लेवल की, कि हम ऑर्डर कब करें। फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान, आप वैसे समझ जाओगे। अब कहीं ना कहीं इस बीच में ही हम क्या करेंगे बच्चे, हम इस बीच में ही कहीं ना कहीं ऑर्डर करेंगे। हो सकता है यहाँ पे करें, हो सकता है यहाँ पे करें, हो सकता है यहाँ पे करें, या हो सकता है यहाँ पे करें। चलो मैं नीचे से शुरू करता हूँ, क्या यहाँ पे रीऑर्डर कर दें? अगर यहाँ पे रीऑर्डर करेंगे तो बच्चे जो हमारा मटेरियल है उसे आने, हमारे पास आने में टाइम लगेगा। सपोज मटेरियल आने में लग जाता है 4 डेज का टाइम, और अगर हम यहाँ पर ऑर्डर करते हैं तो 4 डेज के लिए हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा बंद। अब मैं अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और दूं तो आपके लिए आंसर करना आसान हो जाएगा। मैंने कहा जी 4 डेज का टाइम लगेगा, 4 डेज का ही लगेगा, मैं कोई मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा जी आज आप ऑर्डर कीजिए, 4 डेज में आपके पास माल आ जाएगा। कहते ठीक है। अब मैंने आपको छोटी छोटी बातें और भी बता दी। मैंने कहा जी आप कम से कम एक दिन में कम से कम आप 100 यूनिट्स तो कंज्यूम करते हो, आप पर डे 100 यूनिट्स कंज्यूम करते हो, ठीक है, ओके। कहता है कभी कभी हम ज़्यादा भी यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं। अगर हम ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करें तो 150 यूनिट्स हम कंज्यूम कर लेते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है। अब बच्चे मेरे दिमाग में आया कि मैं इतना अपने पास मटेरियल रखूं कि जब तक माल मेरे पास आए मेरा काम चल जाए, ठीक है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऊपर आते हैं। मैंने कहा मेरे पास है 500 यूनिट्स,
ये लेवल है बच्चे मेरा 500 यूनिट्स का। अब मैं क्या करूं, क्या मैं इस लेवल पे ऑर्डर कर दूं? चलो मैं देखता हूं, यहाँ पे मैं ऑर्डर करके एक बार देखता हूं। मैंने आज मेरे पास 500 यूनिट्स है, आप परचेज मैनेजर हो, आपने ऑर्डर डाल दिया किस चीज का? गुड्स को, रॉ मटेरियल को परचेज करने का। ठीक है, आज आपने ऑर्डर कब डाला है? यहाँ पे जब आपके पास 500 यूनिट्स थी। और ये टाइम कितना है बच्चे? ये टाइम भी थोड़ा सा देख लो यार। ये टाइम है आपका, आपके पास अभी है आपके पास 4 दिन का टाइम है। अब यहाँ पे 4 दिन का टाइम है, 4 डेज के बाद आपके पास माल आएगा ना। तो आप 4 डेज में कितना कंज्यूम करोगे? मिनिमम कितना करोगे? 100 यूनिट्स। और 4 डेज में कितना कर लोगे बच्चे? 400 यूनिट्स। तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जब 100 यूनिट्स बचेगी तो आपके पास इस लेवल पे गुड्स रिसीव हो जाएंगी। एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन बच्चे क्या हम फेवरेबल पॉसिबिलिटीज को माइंड में रख के बिजनेस करते हैं? नहीं, हम बच्चे सोचते हैं कि बुरे से बुरा होगा तो क्या होगा। अब बुरे से बुरा होगा तो भाई ये होगा कि हम 150 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। और अगर हमने यहाँ पर इस 100 यूनिट्स की जगह 150 यूनिट्स कंज्यूम करी तो 4 डेज में हमें कितनी यूनिट्स चाहिए? मिनिमम 600 यूनिट्स चाहिए बच्चे। और अगर मिनिमम 600 यूनिट्स चाहिए तो हमारे पास थी 500 यूनिट्स, तो इसका मतलब हम स्टॉक आउट होंगे ही होंगे। और बच्चे एक बार स्टॉक आउट हम हो गए तो वही है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप स्टॉक आउट हो जाते हो, प्रोडक्शन रुक जाता है, लेबर कॉस्ट आपको ऐसी हो सकता है फ्री में पेमेंट करनी पड़ जाए विदाउट एनी वर्क। क्योंकि ब्रेकडाउन किसकी वजह से है? फैक्ट्री की कमी की वजह से है, लेबर की वजह से थोड़ी ना है। तो हो सकता है आपको लेबर की भी पेमेंट करनी पड़ जाए, ओवरहेड्स की भी आपको पेमेंट करनी पड़े, कोई पेनल्टी बियर करनी पड़ जाए, आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आपकी मशीन्स में फॉल्ट हो सकता है, आपको हो सकता है दोबारा से मशीन चलाने के लिए इंजीनियर्स की हेल्प लेनी पड़े। तो बच्चे बहुत सारी कॉस्ट एसोसिएट हो जाती है। तो आप स्टॉक आउट को बियर नहीं कर सकते बच्चे, स्टॉक आउट आप नहीं होने देंगे। तो आप क्या कहेंगे? आपने फिर से कहा कि देखिए यहां पर है 600 यूनिट्स, ये क्या है बच्चे? 600 यूनिट्स। आप कहते हो कि मैं इस लेवल पे ऑर्डर कर दूं। मैंने कहा एक पॉसिबिलिटी है भाई। देखिए 600 यूनिट पर अगर आप ऑर्डर कर देते हैं तो क्या ये चांस है कि आप स्टॉक आउट हो जाओ? मैंने बताया कि मैक्सिमम 150 यूनिट्स हम कंज्यूम करेंगे। तो 150 से बच्चे फालतू कंज्यूम नहीं कर सकते। ये एक्सट्रीम लेवल है कि एक दिन में हम कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में। मशीन्स की भी कैपेसिटी होती है बच्चे। आप उसे 100% कैपेसिटी लेवल पे अपनी मशीन को रन करते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 150 यूनिट्स ही कंज्यूम कर सकते हो, इससे फालतू नहीं कर पाओगे। ठीक है। और सेकंड बात, हमें क्वेश्चंस में दिया होगा कि मैक्सिमम है, इससे ऊपर मत सोचना कि इससे ऊपर भी चला जाए तो नहीं, वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अब मेरे पास थी बच्चे 600 यूनिट्स और मैंने ऑर्डर डाल दिया कि माल परचेज हम करेंगे। 600 यूनिट्स थी तो मैं मैक्सिमम कितनी कंज्यूम करूंगा? 150 इंटू 4। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे 600 यूनिट्स ही कंज्यूम कर पाऊंगा। इसका मतलब 0% चांस है कि मैं स्टॉक आउट हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 0 होगा मैक्सिमम लेवल तो इतने मेरे पास क्या होगा? गुड्स रिसीव हो जाएंगे बच्चे ये। तो इस पोजीशन में क्या होगा? मैं स्टॉक आउट नहीं होऊंगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बना देता हूं, ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है बच्चे, ये मेरा मैक्सिमम लेवल है जितना मेरे पास स्टॉक होता है, ये 0 लेवल है। मैंने कहा कि मैं जब मेरे पास 600 यूनिट्स बचेगी मैं ऑर्डर डाल दूंगा और ऑर्डर डालूंगा इतने मैं कंज्यूम कर लूंगा मेरी बची हुई यूनिट्स को। 150 इंटू 4 600, मतलब मैक्सिमम मैं इतनी ही यूनिट कंज्यूम करूंगा। और मिनिमम कितनी कंज्यूम कर सकता हूँ? 100 यूनिट्स इंटू 4 400 यूनिट्स। इसका कहने का मतलब ये है कि मैं इस इन बिटवीन मैं जो कंजप्शन करूंगा 4 डेज में वो 400 टू 600 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। कि मिनिमम मैं 400 यूनिट्स तो कंज्यूम करूंगा ही करूंगा और मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ 600 मेरे पास है। तो बच्चे मैं स्टॉक आउट तो नहीं होऊंगा। तो ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब मैं 600 यूनिट्स पे ऑर्डर कर सकता हूँ अपना दोबारा गुड्स मंगवाने के लिए। ठीक है। अब मैं आपको बच्चे एक देसी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप बच्चे हॉस्टल में रहते हो, आप घर से लेके आते हो 10,000 रुपीज। ठीक है। अब आपके पास आपके पापा आपको बोलते हैं कि देखिए आपके पास दिस अमाउंट ऑफ मनी जब बच जाए तब आप मुझे, या फिर जब ये आपके पास पैसा खत्म हो जाए आप मुझे बता दीजिएगा,
मैं आपको और पैसे भिजवा दूंगा। ठीक है। अब बच्चे, अगर आपके पास जब पॉकेट बिल्कुल खाली हो जाती है, क्या आप उस टाइम घर फोन करोगे, पापा पैसे खत्म हो गए पेमेंट भेजिए? अब पापा बेटे हाथ में तो लेके बैठे नहीं होंगे। अब पापा को भी हो सकता है आज सैटरडे हो, संडे हो, बैंक बंद हो, पापा नेट बैंकिंग यूज करना ना जानते हो, तो हो सकता है पापा को भी 2 डेज का टाइम लगेगा आपको पेमेंट देने के लिए, आपके पास पेमेंट भेजने के लिए किसी भी तरह से। ठीक है। तो आपके पास जब जीरो है, अगर उस टाइम आप फोन करके कहते हो पापा पेमेंट खत्म है, तो बच्चे 2 दिन भूखे मरोगे। ठीक है। आप अगर सूखी दाल रोटी भी खाते हो, ठीक है, मैं ये 2 की जगह 4 लिख लूँ, हमारे क्वेश्चन से बिल्कुल मैच कर जाएगा। ठीक है। पापा ने आपको 10,000 रुपये दिए थे और ये बोला कि जा बेटा स्टडी कर, जब पैसे खत्म हो जाए मुझे बता देना। अब आपने, जब आपके पास पैसे खत्म हो गए, बिल्कुल जीरो हो गया, तब आपने फोन किया पापा मेरे को पैसे भेजो, मेरे पैसे खत्म हो गए। अब बच्चे पैसे आने में कम से कम 4 दिन का टाइम तो लगेगा आपको। अब 4 दिन का अगर टाइम लगेगा तो 4 दिन में क्या करोगे बच्चे? भूखे रहोगे, स्टॉक आउट हो गया आपका, आपके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, 4 दिन भूखे रहोगे। उधार का ऑप्शन नहीं है ना, उधार का ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है। हम कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हम ऐसे छोटी छोटी उधारी थोड़ा लेंगे, हम तो करोड़ में लेंगे कभी लेंगे तो। ठीक है। तो 4 डेज है बच्चे आपके पास, 4 डेज में आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छा जी, आप सूखी दाल रोटी खाओगे तो भी आपको 100 रुपीज पर डे तो चाहिए चाहिए, और अगर मटर पनीर खाओगे तो 150 रुपीज पर डे के चाहिए। तो क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? कहते हो यार चलो ठीक है, हम दाल रोटी तो सूखी खा लेंगे, लेकिन हो सकता है कोई इमरजेंसी के लिए हमारे पास 50 रुपीज और भी होने चाहिए पर डे के हिसाब से। इसका मतलब आप सोचते हो कि यार 150 रुपये पर डे के हिसाब से तो मिनिमम हमारा खर्चा होता ही होता है, और 4 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब जब हमारे पास 600 रुपीज बचेंगे, मतलब इस लेवल पे हम फोन करेंगे पापा को कि पापा पैसे भेज दो, क्योंकि आप अगले 4 दिन में अपना काम उनसे चला लोगे जो पैसा आपके पास है। ठीक है। वो कंजप्शन है आपकी, चाहे आप वो फूडिंग के लिए यूज करते हो, ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हो, किसी इमरजेंसी जैसे मेडिकल कोई है आपकी, कोई दवाई है, तो सब के लिए आप क्या कर रहे हो बच्चे? आपके पास ये पैसा है। तो मैक्सिमम आप जब भी रीऑर्डर करेंगे तो आप ये माइंड में रखेंगे कि इन बिटवीन जो लीड टाइम है, लीड टाइम किसे कहेंगे बच्चे? आज मैंने फोन किया और ये मेरे पास पैसा आया, इस टाइम को हम बोलेंगे लीड टाइम। आज आपने क्या किया? ऑर्डर किया और ये हुई आपको रिसीट, तो इस टाइम को बच्चे बोलते हैं लीड टाइम। तो आप ये माइंड में रखेंगे कि लीड टाइम में आप कितना कंजप्शन कर सकते हो। ठीक है। उस चीज को आप माइंड में रख के ही ऑर्डर करेंगे। तो इसका अब मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं बच्चे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो री ऑर्डर लेवल हम कब करेंगे? री ऑर्डर लेवल मतलब हम ऑर्डर कब करेंगे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे करेंगे? तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है बच्चे, मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। इस ड्यूरेशन, इतना अगर आपके पास स्टॉक है तो आपका काम चल जाएगा। मैक्सिमम कंजप्शन का मतलब मैंने कहा जी मैं मैक्सिमम 100 टू 150 यूनिट्स कंज्यूम करता हूं, तो ये लिमिट क्या है बच्चे? ये मिनिमम है आपकी और ये है मैक्सिमम। तो आपको कौन सी लेनी है? 150 इनटू, मैंने कहा जी जो हमारी गुड्स है वो 2 to 4 डेज में हमें डिलीवर हो जाती है। अब 2 डेज क्या है? 2 डेज है बच्चे मिनिमम, कि कम से कम 2 दिन में आ जाती है। लेकिन मैंने कहा था अगर लेट से लेट, वो कहता 4 डेज में सर हम आपको डिलीवर कर देंगे। 4 डेज से लेट नहीं होगा किसी भी केस में। तो 4 डेज में अगर लेट नहीं होगा तो मेरा मैक्सिमम लीड टाइम कितना हुआ? 4 डेज। इसका मतलब अगर मैं 600 यूनिट्स अपने पास रख लेता हूँ, 600 यूनिट्स का जब मेरे पास स्टॉक होता है और अगर उस टाइम मैं ऑर्डर कर देता हूँ तो मैं सेफ साइड पे हूँ, मेरा स्टॉक आउट नहीं होगा। तो रीऑर्डर लेवल का बच्चे सबसे पहला आप पॉइंट ये याद रख लीजिएगा, अगर कॉपी में लिखना है तो इसे लिख लीजिएगा, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? रीऑर्डर लेवल का। और ये फॉर्मूला क्या बताता है? हमें बताता है कि हमें अपने पास कितना स्टॉक रखना है। मैं एक बात को बच्चे 10 से 15 बार बोल रहा हूँ, किस कारण से बोल रहा हूँ? क्योंकि आगे के चैप्टर में मुझे सारे चैप्टर में यही फॉर्मूलेस यूज करने हैं। ठीक है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा के चलेंगे यार, माइंड मत करना इस चीज को। इसका एक और भी तरीका है बच्चे निकालने का। इसका एक तरीका ये है, मैं कहता हूं कि आप अपने पास कुछ मिनिमम स्टॉक रख लो, मिनिमम स्टॉक, और
प्लस में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए आप कितना एवरेज कंज्यूम करते हो, एवरेज लीड टाइम में। अब ये क्या बोला है, मैंने कहा देखो मैक्सिमम को छोड़ो, आप कुछ मिनिमम स्टॉक अपने पास रख लो। मैंने कहा मिनिमम स्टॉक, अच्छा मैंने कहा ठीक है 200 यूनिट्स तो हम रखेंगे ही रखेंगे। 200 यूनिट्स क्या है, नॉर्मली हम 2 दिन का हमारा कंजप्शन है, ठीक है। मैंने कहा मिनिमम स्टॉक है, मान लो मेरा 200, तो कहते हैं एवरेज कंजप्शन और अपने पास रख लो। अब एवरेज कंजप्शन क्या होगी, मैंने क्या बताया बच्चे, मैं 2 से 4 दिन के अंदर मेरा जो गुड्स है मुझे डिलीवर हो जाती हैं। तो ऑन एन एवरेज 2 प्लस में 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, मतलब ऑन एन एवरेज मुझे 3 डेज में गुड सप्लाई हो जाएगी। तो इसके मैं क्या कह सकता हूँ, एवरेज लीड टाइम कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ। तो मैंने कहा जी एवरेज लीड टाइम तो है मेरा 3 डेज। अब मैं यहाँ पर आ गया, कहाँ पे आ गया, मैं यहाँ आ गया। मैंने कहा बच्चे मैं मिनिमम यूज करता हूँ 100 और मैक्सिमम 150, तो ये कितना हुआ 250। और ऑन एन अगर मैं एवरेज बोलूँ तो मैं 125 यूनिट्स कंज्यूम करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है 125, तो अगर मैं ये काम कर लूँ तो भी मेरा रीऑर्डर लेवल आ सकता है। हाँ आ जाएगा बच्चे, ये भी एक फॉर्मूला है आपका कि आप एवरेज कितना कंज्यूम करते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो ये फॉर्मूला इसमें मैं 200 प्लस ना करूं और सिर्फ ये रखूं 125 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 375। सपोज मैंने इसके अंदर क्या किया बच्चे, इसके अंदर 200 जो है ये अभी प्लस नहीं किया सपोज, तो क्या होगा, मैंने लिया एवरेज। लेकिन क्या एवरेज आपकी एक्सट्रीम पोजीशंस को बताते हैं। सपोज जो मशीन्स आपकी 100% लेवल पे चल रही है, तो क्या ये जो एवरेज कंजप्शन है आपका, जो ये एवरेज यूनिट्स आपके पास 375, क्या ये जो आपकी डिमांड है उसको कवर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इसलिए बच्चे हम क्या करते हैं, कुछ अपने पास मिनिमम स्टॉक भी रखते हैं। ये सेफ्टी के लिए होता है, इसे सेफ्टी स्टॉक भी कह देते हैं हम। तो मिनिमम स्टॉक हम अपने पास कुछ रखेंगे सो दैट कि अगर ये एवरेज कंजप्शन से हमें ज्यादा यूनिट्स की जरूरत पड़ती है तो कुछ यूनिट्स हमारे इन हैंड हो, ताकि हमारा प्रोडक्शन ना रुके। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 575 यूनिट्स। इसमें और इसमें हल्का सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। जब हम एक्चुअल डाटा से करेंगे तो मे बी हमें कुछ और फिगर्स मिले, लेकिन एक बार मैं बता दूं हल्का, देखिए अलग अलग चीजें, हल्का सा डिफरेंस इसमें है और कोई ज्यादा नहीं है, 25 यूनिट्स का ही है मेरे डाटा के अकॉर्डिंग। तो होता क्या है, आप लीड टाइम मतलब एवरेज लीड टाइम, और यहां पर एवरेज कंजप्शन, एवरेज का मतलब ऑन एन एवरेज हम इतना ही करेंगे। ये बच्चे रियल पिक्चर शो करता है, ये रियल पिक्चर बता रहा है कि देखिए वैसे तो हम 4 डेज में 375 यूनिट ही कंज्यूम करेंगे, लेकिन यार सेफ साइड, ठीक है। अब अगर आपकी पॉकेट में 375 रुपीज है और 375 रुपीज पे ही आप फोन करते हो पापा को, सपोज पापा को एक दिन फालतू लग गया, ठीक है, मतलब 3 डेज की जगह 4 डेज लग गए, फिर दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत तो हो सकती है। मतलब आपका कोई भी इनमें से एक चीज चेंज होती है कि या तो आपका कंजप्शन बढ़ जाता है या आपका लीड टाइम, एवरेज मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम एक लिमिट है तो वहां तक तो हम जा ही सकते हैं। तो हो सकता है पापा को 3 की जगह 4 दिन लग गए, फिर तो आप तो बच्चे स्टॉक आउट हो गए, आपके जेब में पैसे गायब, और पैसे गायब होते बच्चे क्या होगा, भूखे मरने की नौबत आएगी, ठीक है। उधार का ऑप्शन नहीं है, उधार वाले ये दिमाग में मत लेके आना कभी भी, ठीक है। तो बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, और उसे हम क्या कहेंगे, मिनिमम स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार, हमने इसके ऊपर काफी डिस्कशन किया है, और अगर नहीं समझ में आया तो एक कमेंट डाल देना, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, अगर नहीं है तो लिख लीजिएगा 9034329293। और जो बच्चे सीरियसली मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं, एक बच्चे का मेरे पास कल मैसेज भी आया था कि सर मैं आपके साथ सारे टेस्ट करना चाहता हूँ। बच्चे मैं गारंटी लेता हूँ आपके 70 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल यार। मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी की थी जब मैंने सीए की थी, 2009 की बात है। 2009 में मैं उस टाइम सीए पीसीसी होती थी, तो पीसीसी में जब मैंने सेल्फ स्टडी की थी, मैंने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ली, मेरे 78 मार्क्स थे सेल्फ स्टडी से। तो यार आप लोगों को तो मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इतना करके चलिए, गारंटी लेता हूँ 60 to 70 मार्क्स आपके डेफिनेटली आ जाएंगे, बिलीव मी, ठीक है। हैव कॉन्फिडेंस इन मी। तो ये बच्चे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इसके ऊपर अगर आपको इस पॉइंट में कोई भी दिक्कत आई, इस क्लास में कोई दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत आए, आप मुझे जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं जैसे टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई करूंगा। और बाकी की मेरी डिटेल है, टेलीग्राम चैनल है, अपना ईमेल है, वो भी आपके पास
ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चे, ये क्वेश्चन कीजिएगा। इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कहीं, और कमेंट में या फिर मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे या किसी भी तरह से आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा एक बार कहीं। चलो कर लिया नोट, होगा आपने नोट कर लिया होगा बच्चे। आगे करते हैं अपना। देखिए अब बात करते हैं हमने किस चीज़ की बात की, रीऑर्डर लेवल की। मतलब हम किस लेवल पे गुड्स को दोबारा ऑर्डर करेंगे। अब बात आती है रीऑर्डर क्वांटिटी। अब ये क्या चीज होती है बच्चे, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। आपकी एनुअल कंजप्शन 10,000 यूनिट्स है, आप एक बार में अगर ऑर्डर कर लेते हो उसे 10,000 यूनिट्स को, तो सारे साल की किचकिची मिटेगी ना। तो हम क्यों नहीं एक बार में ऑर्डर कर लेते हैं बच्चे। एक बार में हम ऑर्डर तो कर लेंगे, लेकिन वही ये है हमारा गोडाउन, बड़ा गोडाउन चाहिएगा। एक बार अगर ऑर्डर करेंगे तो गोडाउन में क्या होगा बच्चे, ये गोडाउन अगर है तो गोडाउन के लिए आपको जो गुड्स आपके पास है उसका इंश्योरेंस भी आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। इंश्योरेंस के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, आप जब जो गुड्स आपके पास है उसकी कैरिंग कॉस्ट भी होती है, मतलब उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो होती है। आप वेंडर को तो पेमेंट करके ही आए हो ना, इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपको झेलनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चे आपको हो सकता है कोई लॉस बाय, कैसे लॉस बाय किस, आपको लॉस हो सकता है मटेरियल की स्टोरेज में। कैसे, आपने बच्चे जहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है वहाँ पर सीलन है तो आपका मटेरियल खराब हो सकता है, या फिर वहाँ पे चूहे हो जाते हैं, मान लो वो चूहे आपके मटेरियल को खराब कर सकते हैं, या फिर चोरी हो सकती है, या फिर ज़्यादा मटेरियल हो सकता है। तो बच्चे हो सकता है कि वो उसकी हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से ना कर पाएँ, और मतलब जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है तो हो सकता है उसमें वेस्टेज का खतरा रहता है। तो लॉस बाय, इसको स्टोरेज की जगह वेस्टेज लिखिए, लॉस बाय वेस्टेज। वेस्टेज हो सकती है बच्चे, जो आप स्टोर कर रहे हो वहां पर वेस्टेज हो सकती है। और क्या हो सकता है बच्चे, और हो सकता है कोई थेफ्ट हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए गुड्स आपकी। ऑब्सोलीट क्या होता है, ऑब्सोलीट होता है बच्चे अप्रचलित होना। मतलब पहले जैसे आपके वो जो मोटे मोटे टीवीज आते थे, CRT टीवीज बोलते थे शायद उनको, तो वो टीवीज क्या आजकल आपको कहीं देखने को मिलते हैं मार्केट में? नहीं, वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। मान लो एक कंपनी के पास बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा है तो क्या वो सेल होगा? नहीं हो पाएगा। तो ये बच्चे अगर हम किसी चीज़ का ज़्यादा स्टॉक रख रहे हैं तो हो सकता है वो ऑब्सोलीट हो जाए। और बच्चे जैसे कि आपके प्रोसेसर्स हैं, अब आपके जो प्रोसेसर P4 है, ड्यूअल कोर हैं, ये आजकल इतने नहीं चलते, कोई नहीं परचेज नहीं करता। तो ये भी अगर किसी के पास सपोज बहुत बड़ा स्टॉक है तो ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं। आपके लैपटॉप्स हैं, क्वाड कोर लैपटॉप्स आते थे पहले, इवन मेरे देखने में आते थे 3-4 साल पहले क्वाड कोर लैपटॉप्स बिकते थे, आपके आसानी से बिकते थे मार्केट में। अब सपोज किसी पर्सन ने सस्ते मिल रहे थे, बहुत सारा स्टॉक कर लिया, तो वो चीज़ें ऑब्सोलीट होगी ना। अब कोई नहीं परचेज कर रहा क्वाड कोर को, प्रोसेसर को। तो बच्चे ज़्यादा अगर आप स्टॉक रखते हो तो एक चांस रहता है कि वो चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाए, लॉस बाय वेस्टेज होगा, आपको इंटरेस्ट कॉस्ट तो आपको बियर करनी पड़ेगी, और आपको उसका इंश्योरेंस वगैरह भी करवाना पड़ेगा, प्लस गोडाउन रेंट है, वहाँ पे जो चौकीदार है सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी। तो ज़्यादा आप क्वान्टिटी में माल नहीं परचेज कर सकते, नहीं रख सकते। तो हम कितना परचेज करें, कैसे डिसाइड करें? देखो, दो चीजें होती है, एक तो होती है ऑर्डर कॉस्ट, और एक होती है बच्चे उसकी स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। हम इसको कैरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं, मतलब उसको रखने की लागत, स्टोरेज कॉस्ट। अगर आप एक ही ऑर्डर करोगे तो ऑर्डर कॉस्ट क्या होगी आपकी, कम होगी, क्योंकि एक ही ऑर्डर कर रहे हो। लेकिन अगर आप उस एक ऑर्डर की गुड्स को कैरी करोगे तो बच्चे ये स्टोरेज कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है। आप समझ रहे हो कि स्टोरेज कॉस्ट आपको ये सारी की सारी बियर करनी पड़ेगी अगर आप एक ऑर्डर कर रहे हो या ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहे हो। अब आप कहते हो चलो ठीक है, हम स्टोरेज कम कर देते हैं। हमने ऑर्डर बच्चे बढ़ा दिए, हमने ऑर्डर बहुत प्लस कर दिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की अगर हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो क्या होगा बच्चे, स्टोरेज कॉस्ट तो आपकी कम हो जाएगी, लेकिन आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी तो साथ साथ प्लस हो जाएगी,
है कि नहीं? अगर आप कहते हो कि मेरी एक ऑर्डर की कॉस्ट है सपोज 100 रुपीज़ और कैरिंग कॉस्ट है आपकी सपोज लगा लो 1000 रुपीज़, तो बच्चे क्या होगा, एक ऑर्डर करोगे तो आपकी कॉस्ट कितनी आई? एक ऑर्डर आपने किया तो आपकी ऑर्डर कॉस्ट कितनी आई? 100। लेकिन अब ये वैसे पर यूनिट होती है बच्चे, तो ठीक है, मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आपका क्या होगा बच्चे, कैरिंग कॉस्ट है वो आपको 1000 आ रही है, ठीक है। आपने ऑर्डर 2 किए, आपकी ये कॉस्ट 200 आ रही है, लेकिन अब ये कैरिंग कॉस्ट कम होकर सपोज 800 हो जाएगी, ठीक है। आपने ऑर्डर 3 किए तो ऑर्डर कॉस्ट कितनी आएगी? 300। अब ये आपकी कैरिंग कॉस्ट कम होकर हो सकता है 700 आ जाए। तो ये जैसे जैसे डाउन होती जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और इन द सेम वे जैसे जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आपकी होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी जैसे जैसे इंक्रीज होगी, मतलब आप ऑर्डर ज्यादा कर रहे हो, वैसे वैसे आपकी कैरिंग कॉस्ट क्या होगी बच्चे? कम होती जाएगी। कैरिंग कॉस्ट आपकी डिक्रीज होगी। क्यों कम होगी? नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे बच्चे, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, थोड़ा सा आप इस चीज के ऊपर नजर डालते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है बच्चे ऑर्डर करने की कॉस्ट, ऑर्डर को प्रोसेस करने की कॉस्ट, ठीक है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपकी आ जाएगी। अब अगर आप एक बार में सारा माल मंगवा लेते हो तो आपका पेपर वर्क कम होगा, उसकी कॉस्ट कम होगी। दूसरा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि आप बल्क पे खरीदते हो तो ट्रक तो वही रहता है यार ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर मान लो एक ट्रक की कैपेसिटी 5000 यूनिट्स है, अब चाहे उसमें आप 2500 डालो चाहे 5000 डालो, ट्रक का किराया तो आपको उतना ही देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट हल्का सा डिफरेंस पड़ता है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है बच्चे? ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी ऑर्डर के बेस पे होती है। जितने ज्यादा ऑर्डर डालोगे उतनी ज्यादा आपको ऑर्डर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ऑर्डर कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हम कितनी रखें, कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं, कैरिंग पे आ जाते हैं। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है बच्चे? कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है हम उस जो माल परचेज किया, हमने गुड्स परचेज किए है, उसको हम स्टोर करेंगे। उसको स्टोर करने में हमारी क्या कॉस्ट आएगी? अब स्टोर करने में क्या कॉस्ट आती है बच्चे? स्टोर करने में कॉस्ट आती है, गोडाउन का रेंट आता है, इंश्योरेंस आता है आपका, उसके बाद मैंने कहा कि कुछ आपकी वेस्टेज हो सकती है, इस तरह की हमारी कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। तो इन कॉस्ट को भी मुझे कम करना होता है। अगर मैं इन कॉस्ट को कम करूंगा तो मेरी ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऑर्डर कॉस्ट को कम करना चाहूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी? कैरिंग कॉस्ट कम बढ़ती जाएगी। तो बच्चे एक लेवल आता है जब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपकी बराबर हो जाती है, ये लेवल बच्चे होता है इकोनॉमिकल। आप इस लेवल पे ऑर्डर कर सकते हो, ये आपके लिए मोस्ट इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि जैसे आप ऑर्डर बढ़ाओगे तो कैरिंग कॉस्ट तो कम होती जाएगी, लेकिन बच्चे ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी आपकी, ये देखो ये कैरिंग कॉस्ट इस साइड से बढ़ रही है, इनवर्स रिलेशन है बच्चे, ठीक है। तो लेकिन एक लेवल तो आएगा ना कि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो जिस लेवल पे ये बच्चे बराबर होती है उस लेवल को हम क्या कहते हैं? ये ऑप्टिमम लेवल है। इस लेवल पे आप रीऑर्डर करो। अब ये कैसे निकालेंगे यार, अब तक इतना काम किया तो ये भी कर देंगे हम, ठीक है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी बच्चे उस क्वांटिटी को हम कहेंगे जिस लेवल पे हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम बियर करनी पड़ रही है। इसे हम एक दूसरा नाम भी दे देते हैं, इसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोल देते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कह देते हैं बच्चे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत आसान फॉर्मूला है, बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जो आपकी बच्चे ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो बराबर होगी कैरिंग कॉस्ट के। ये वो लेवल होएगा बच्चे जिसके ऊपर नीचे आप कितना ही घूम लो, आपकी कॉस्ट इससे ज्यादा ही आएगी हमेशा। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होते हैं। आपके क्वेश्चन की आंसर की वेरिफिकेशन के लिए भी आपको हेल्प करेगा। अगर मान लो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है।
ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमारी बराबर होती है, तभी तो इकोनॉमिकल हुआ ना यार, ये दोनों हमारी बराबर हुई। अब अगर इसके अलावा ये लेवल होता है बच्चे, मैं कहता हूँ कि जैसे मुझे एनुअल 10,000 यूनिट्स का मेरा क्या है, 10,000 यूनिट्स की मेरी रिक्वायरमेंट है, और मैं कहता हूँ मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 100 यूनिट्स है सपोज, कैलकुलेट करने के बाद आती है। कैलकुलेट कैसे करेंगे अभी बता देता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है बच्चे 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स अगर मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, तो मैं अगर 100 से ज़्यादा परचेज करता हूँ तो क्या होगा, मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और 100 से कम परचेज करता हूँ तो मेरी क्या होगा बच्चे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये एक ऐसा लेवल होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जब ना तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है ना कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, दोनों की दोनों बैलेंस में होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही फॉलो करती है बच्चे, डिपेंड करता है। सभी कंपनीज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी फॉलो नहीं करती, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कोई डिस्काउंट के हिसाब से हल्का फुल्का अप डाउन करती रहती है। लेकिन ये हमारा क्या एक कंसेप्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जब क्वेश्चन आता है, कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो उसमें बच्चे ईओक्यू जरूर पूछ जाती है, इसको ईओक्यू बोलते हैं। आप ये ईओक्यू शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज नहीं करेंगे, आप इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही लिखेंगे। अगर आपने ईओक्यू यूज किया तो देखो बच्चे कुछ पता नहीं है इंस्टीट्यूट का, आपको पता ही है जैसे जिस तरह से वो भड़का हुआ है। इस बार तो उसको बच्चों की वजह से एग्जाम भी कैंसिल करने पड़ गए, ठीक है। बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, ठीक है। आईसीआई हमारे पिता के समान था, हमने अपने पिता को आईसीआई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दिखा दिया। तो आईसीआई बच्चे हो सकता है खफा हो, और आपके नवंबर के जो एग्जाम होंगे तो मे भी आपको बढ़िया वाले क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब वो कैसे रिवेंज करेगा यार आपसे, इसी तरह से कर सकता है, आपको फेल कर देगा वो। तो ये इस तरह से ईओक्यू ये वर्ड यूज मत कीजिएगा, आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूरा वर्ड यूज कीजिएगा। मौका मत दीजिए अपने फादर को अब इस बार आपकी पिटाई करने के लिए, वरना नवंबर में बच्चे बहुत बढ़िया वाली पिटाई होने वाली है इस बार, तैयारी अच्छी करके जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। बिल्कुल आसान है बच्चे, मैं ईओक्यू यूज कर सकता हूं बच्चे, ठीक है। मैं ईओक्यू यूज करूंगा क्योंकि देखिए शॉर्ट फॉर्म में मुझे टाइम भी सेव करना है आपके लिए। मैंने कहा 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन में एस। अब बच्चे ये ए ओ एस ये हो सकता है आपको डिफरेंट बुक्स में ओ की जगह कुछ और मिल जाए, ठीक है। ओ की जगह हो सकता है आपको बी मिल जाए, और एस की जगह हो सकता है आपको सी मिल जाए। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से लिखते हो, एग्जाम में आप लिखोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ये फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले में आप इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन आप इसके नीचे बताओगे ए क्या है बच्चे आपका एनुअल कंजप्शन, ए है आपका एनुअल कंजप्शन। ओ क्या है बच्चे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और एस क्या है बच्चे, एस है आपकी कैरिंग कॉस्ट। कई बुक में बच्चे इस एस को सी भी लिखा होता है, आप उसे माइंड मत कीजिएगा। आपकी बुक में जो है आपको जो कन्वीनियंस लगे आप वो लिख सकते हैं, आप सी भी लिख सकते हो, लेकिन ये है क्या है कैरिंग कॉस्ट पर एनम। ये कैरिंग कॉस्ट होती है पर एनम बेसिस पे होती है बच्चे। आपको अब एग्जाम में क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात बच्चे आपको याद रखना है ये ए एनुअल। आपको जब भी कंजप्शन दी हुई हो आप हमेशा देखेंगे एनुअल कंजप्शन क्या है। आपको दी हो सकती है बच्चे वीकली कंजप्शन, आप क्या करेंगे 352 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको दी हुई है बच्चे मंथली कंजप्शन, आप उसे उसी टाइम माइंड में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लिखना ही मत यहाँ पे मंथली कंजप्शन, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एनुअल कंजप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको एनुअल कंजप्शन पे ही अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। ईओक्यू आपको लिखी हुई है 6 मंथली रिक्वायरमेंट, क्वार्टरली रिक्वायरमेंट, बच्चे सबसे पहले आप उसको एनुअली कन्वर्ट कर लीजिए, वरना आपका क्वेश्चन आपको आते हुए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको वीकली, मंथली, फोरनाइटली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली इस तरह की कंजप्शन दी हुई है तो आप उसे इमीडिएटली एनुअल कंजप्शन में कन्वर्ट कीजिएगा। फर्स्ट थिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब बच्चे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में हो सकता है आपको कंपोनेंट दे दे, कुछ कंपोनेंट कैसे दे दे, हो सकता है आपको बोल दे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दो बातें लिख दी उसने, तो बच्चे आप दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है,
बुक में भी काफ़ी कम है, मैंने और जो सोर्सेज थे वहाँ से भी चेक किया, बहुत कम क्वेश्चन है। लेकिन एक तो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ऐसे, आपकी शायद जो मैंने आपको दिया है उसमें भी हो। अगर उसमें नहीं है तो मैं जो आपको टेस्ट दूंगा ना बच्चे, टेस्ट में मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं दूंगा जो मैंने आपको दिए हैं, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको एक 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं, वो क्वेश्चन तो हमारे क्लास नोट्स हैं। जब टेस्ट होगा आपको तो वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उसमें थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन जो मैंने खुद ने फ्रेम किए हैं डिफरेंट सोर्सेज से, या फिर किसी डिफरेंट सोर्सेज से मैंने कॉपी भी किया है, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और बिलीव मी यार, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको टेस्ट में कोई टफ क्वेश्चन आपको सर्व कर दूंगा कि लो करके दिखाओ अब, नहीं। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लायक होंगे, एग्जाम में आ सकते होंगे। हो सकता है इनमें से भी एक आधा जो मैंने आपको दिए हैं 50 क्वेश्चंस, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं यूज़ करूंगा। तो बच्चे, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, आप एक ऑर्डर प्रोसेस करेंगे उसकी आपको क्या कॉस्ट रहेगी। उसके बाद आती है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब हम एक यूनिट स्टोर करते हैं तो एनुअली हमें उसका कितना एक्सपेंस बियर करना पड़ता है। कैरिंग कॉस्ट में आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट आ जाती है, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाती है, आपकी ऑब्सोलीटनेस कॉस्ट आ जाती है, आपकी वेस्टेज कॉस्ट आ जाती है। तो कैरिंग कॉस्ट में बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ आपके एलिमेंट्स आ सकते हैं। आपके स्टडी मेट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कैरिंग कॉस्ट के अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आज हम उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये है बच्चे आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम सब के बात करते चलेंगे। अब इसमें कुछ एजम्पशंस भी बताई हुई है, आपकी बुक है उसमें बताया हुआ कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कंसेप्ट की क्या एजम्पशंस है। थ्योरेटिकल हो जाएगा बच्चे, मैं तो 1 मिनट में बता दूंगा आपको क्या एजम्पशंस हैं। ये मान के चलता है आपकी स्टोरेज ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स रहती है, आपकी एनुअल जो कंजप्शन है ये आपको पता है और ये फिक्स रहती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बेसिक इन्होंने एजम्पशंस ली हुई है। एजम्पशंस के ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे। जो पॉइंट्स हमारे रहेंगे, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम सबको निपटाते हुए चलेंगे। आपका कोई भी एक सिंगल कंसेप्ट में छोड़ने को नहीं कहूँगा, आपकी मर्जी हो कुछ छोड़िए, मैं आपको ना तो छुड़वाऊंगा खुद और ना ही छोड़ने के लिए कहूँगा। तो चलिए, अब मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाता हूँ जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। अच्छे दिए हुए हैं एग्जाम्पल करने के, इसलिए मेरे को जरूरत नहीं है। तो रीऑर्डर लेवल बच्चे आपने पढ़ लिया था, एक बार मैं फॉर्मूला यहां से भी रीड आउट कर दूं। रीऑर्डर लेवल क्या था? मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजप्शन क्या है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा? रीऑर्डर स्टॉक लेवल। उसके बाद हमने क्या किया था बच्चे? उसके बाद हम कर रहे थे, ये भी मैंने करवा दिया था कि मिनिमम स्टॉक कुछ अपने पास रखिए, और एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन क्या है एवरेज लीड टाइम में, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम बच्चे आ गए हैं रीऑर्डर क्वांटिटी तो हमारा हो चुका ना। उसके बाद आती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया अभी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनुअल रिक्वायरमेंट, कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इन्होंने सी लिया हुआ है, ठीक है। इंस्टीट्यूट की बुक में आपने सी लिया हुआ है, मोस्ट ऑफ जगह सी लिया होता है, कई जगह एस भी लिया होता है, तो आप सी या एस की जगह जो भी चाहें ले सकते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है बच्चे? द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद परचेज और ऑर्डर ऑफ मटेरियल, ठीक है। क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा ये याद रखिएगा बस, इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसमें बच्चे इंक्लूड होगा, इट इंक्लूड्स क्या? quotations, documentation, work like preparation of purchase order, employees cost directly attributable to the procurement of material, transportation and inspection cost। मेन है बच्चे इसमें एक तो प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा है इंस्पेक्शन। कई बार हो सकता है आपको क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट ना देके 3 एलिमेंट एलिमेंट दे दिए जाएं। डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट सपोज 100 रुपीज़, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सपोज 1000 रुपीज़ और इंस्पेक्शन कॉस्ट सपोज 500 रुपीज़, ठीक है। तो आपको इनको क्या करना है, तीनों को ऐड कर लेना है ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए। इस तरह से बच्चे कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट में आपकी क्या होती है? कॉस्ट ऑफ स्टोरेज कॉस्ट होगी, इंश्योरेंस कॉस्ट है, ऑब्सोलेंसनेस है, ठीक है। तो ये सब आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी होती है, नॉन लिखा इंटरेस्ट कॉस्ट, फंड्स इन्वेस्टेड लिखा हुआ बच्चे, कॉस्ट ऑफ फंड इन्वेस्टेड, ठीक है। अब आपके जो अगर आप ज़्यादा मटेरियल परचेज कर लेते हैं तो आपके फंड्स इन्वेस्ट हो जाते हैं स्टॉक में, तो उसकी एक कॉस्ट होती है हमारे लिए, तो आप उसको भी लेके चलेंगे साथ में। तो ये सब हमारी हो जाती है कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको बताना होगा कि जब आपने ये लिखा है ना
2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन में सी, सपोज ये लिखा आपने, तो आप बताओगे ए क्या है, ओ क्या है, सी क्या है, इसी तरह से नीचे लिख के। अगर ये आपने नहीं बताया बच्चे, मार्क्स कटेंगे आपके। एजम्पशंस है, मैं एजम्पशंस डिस्कस नहीं कर रहा है, बेसिक हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन 3, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, कहता है बच्चे देखो, एक तो आप बता दो मुझे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, और एक बता दो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होंगे। डाटा दे रखा है जी आपको, कहते हैं कंजप्शन ऑफ मटेरियल पर एनम, मुझे क्या दिखना चाहिए, मुझे पर एनम ही दिखना चाहिए, पर एनम दिया हुआ है तो पहली चीज मेरी शॉर्ट आउट हो गई है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, साफ साफ दी हुई है। कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 2, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट कहता है जी 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, कोई बात नहीं। अब क्या करें बच्चे, अब हम क्या करें, अब हम करेंगे क्या, अब हम निकालेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यही निकाल देता हूँ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और वैसे भी आंसर आपके पास होगा इसका। 2, ये 2 तो होगा, हमारे फॉर्मूले का पार्ट है, इनटू एनुअल कंजप्शन कितना बच्चे आपका 10,000 यूनिट्स, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना, साफ साफ दिया हुआ बच्चे 50 रुपीज, डिवाइड बाय आपको का कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और कहता है कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट कितनी है, 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। अब बताओ यार, ये तो कंफ्यूजन आ गई, कैरिंग कॉस्ट हमने इस तरह से तो निकालनी नहीं सीखी थी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे इसका, थोड़ा सा एक बार अपने माइंड पे जोड़ दो। मैं आपको 15 मिनट का पॉज दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देखिएगा एक बार, इस 8% को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको आ गया होगा यार। देखिए हम क्या करेंगे, हम कैरिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। मतलब एक यूनिट को कैरी करने के लिए हमें कितना एक्सपेंस करता है, उसी को तो हम कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, थोड़ा सोच के चलिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मेरे पास मेरी जो एक कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल है वो है 2 रुपीज़, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरी एक यूनिट का कॉस्ट है 2 रुपये, और मैं इसका क्या कर रहा हूँ, स्टोरेज कॉस्ट कितनी है मेरी, 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री एक यूनिट को अगर आप कैरी करते हो तो आपको इसका 8% खर्चा करना पड़ता है, तो ये कितना आ जाएगा, 16/50, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, या इसको और शॉर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8/25, ठीक है। तो अब आप इसको, आपके पास कैलकुलेटर तो होता ही है बच्चे, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया भाई आज, कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, चलिए कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेशन नीचे से चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। तो बच्चे ये क्या है, ये है आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट चेक करेंगे, और ये 8% क्या है, ये आपका एक्सपेंस है बच्चे इसको कैरी करने का। मतलब अगर आप एक यूनिट कैरी करते हो तो 8% तो आपको उसको कैरी करने में खर्च करना पड़ता है एक साल में, ठीक है। ये कितने भी परसेंट हो सकती है, ये आपको दिया हुआ मिलेगा। तो ये हमारा बच्चे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2500 यूनिट्स, 2500 केजी। अच्छा ये केजी आएगा, यूनिट्स आएगा, कैसे पता चलेगा, ये जो आपकी आएगी ना, यही यहाँ पे आएगी। अगर ये यूनिट्स है तो आपकी यूनिट्स आएगी, केजी है केजी आएगा, लीटर है तो लीटर आएगा। ये बात भी आप याद रखना कि ये यूनिट क्या आएगी आपकी, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट में आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी आएगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने ये 4 कैसे ले रखे बच्चे, इन्होंने ये इसका 4 के लिए क्या किया, इन्होंने 25 ऊपर की तरफ सेंड कर दिया है, ठीक है। ये इन्होंने सोल्व करके किया बच्चे, इसको सोल्व करोगे ना तो यही आएगा, आप देख लेना, इसमें कोई मतलब ज्यादा बड़ी चीज है नहीं। अच्छा इसने एक चीज और भी पूछी थी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब कितने ऑर्डर होंगे, आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी, आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट थी बच्चे 10,000 यूनिट्स, और आप क्या कह रहे हो कि आप एक बार में कितनी यूनिट्स मंगवाएंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है बच्चे 2500 यूनिट्स, तो आप इसके डिडक्ट कीजिए, कितना आएगा 4 ऑर्डर्स पर एनम। अब बच्चे ना मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ कि कैरिंग कॉस्ट
और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकाल के दिखाओ, है कि नहीं। चलो अगर 4 ऑर्डर है बच्चे तो 4 ऑर्डर पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, 50 रुपीज़ के हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी आएगी 4 × 50 200 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी बच्चे, कैरिंग कॉस्ट होती है एवरेज इन्वेंट्री पे, क्योंकि जो आप इन्वेंट्री कैरी करते हो क्या सारे साल एक जैसी पड़ी रहती है, आप जितनी परचेज करते हो उतनी पड़ी रहती है, नहीं। आप परचेज करते हो वो धीरे धीरे कम होती जाती है, फिर बढ़ जाती है, जब आप परचेज करते हो फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। तो एक एवरेज लेवल मेंटेन होता है इन्वेंट्री का। तो आप कैरी कितना करते हो, अगर मैं ये बात कहूँ कि आपके पास 0 है, ये है 1000, ठीक है, तो आप जितनी यूनिट्स कैरी करते हो वो इन बिटवीन जो एवरेज इन्वेंट्री है वही कैरी करते होंगे ना। कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब आपके पास मान लो ये 500 है, 500 यूनिट से कम होती है, और कुछ टाइम ऐसा होता है जब आपके पास 500 यूनिट से ज़्यादा होती है। तो ऑन एन एवरेज आप 500 यूनिट्स कैरी कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, सॉरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है हमारी, उसका ऑन एन एवरेज हाफ हम कैरी करते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमारी ईओक्यू कितनी आई 2500, हम कहते हैं जी 2500 यूनिट थोड़ी ना कैरी कर लेंगे हम उसका हाफ कैरी कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने कहा जी देखो कैरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी कैरिंग कॉस्ट है 2500 kg × 2 और × 8%। अब लेकिन मैंने कहा क्या 2500 यूनिट्स आप पूरी की पूरी कैरी करोगे, नहीं, ऑन एन एवरेज हाफ कैरी करोगे ना, तो आप इसलिए इसको क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। अब इसको काट पीट लो बच्चे, 25 × 8 200, आपका ये 200 और ये 200 सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं इस तरह से, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी बराबर रहेगी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में इजी क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसी तरह का आ सकता है। ये आने का मतलब क्या है बच्चे, कि ये इसी तरह का, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है और एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए, कंप्यूट ईओक्यू एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग। वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपकी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। एनुअल डिमांड दी हुई है, यूनिट प्राइस बताया हुआ है, ऑर्डर कॉस्ट बताई हुई है। अब ये 3 चीजें अलग से दी हुई है, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ऑब्सोलीटनेस रेट। तो ऑब्सोलीटनेस रेट क्या है बच्चे, ये सारी की सारी आपकी क्या है, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट ही तो है। तो कैरिंग कॉस्ट को इसने क्या किया है, फ्रैक्शंस में आपको बना के दिए हैं, फैक्टर्स बना के दिए हैं। तो जब भी आपको इस तरह के नए नए बातें देखने को मिले ना बच्चे, तो इस तरह का एक हाथ बना लीजिए, रिवीजन में बड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि रिवीजन में इस क्वेश्चन में ये पॉइंट नया है, तो आपके इस क्वेश्चन में यही एक पॉइंट नया है कि आपको जो कैरिंग कॉस्ट है उसके 3 टुकड़े बना के दिए गए, 3 पार्ट्स में दी गई है। आप क्या करोगे, आप इनको जोड़ दो यार, 12 6 18 और 2 20%। कैरिंग कॉस्ट कितनी आपकी 20% पर एनम है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सोल्व करोगे कैसे, क्या पूछा है इसने, ईओक्यू पूछा है, तो ईओक्यू निकाल दो। √2 × एनुअल डिमांड कितनी है 5000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 16, डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 20% है, 20% मत लिख देना, यूनिट प्राइस का 20%, यूनिट प्राइस कितना है 16, नहीं, यूनिट प्राइस है 20 रुपीज़ आपका, तो 20 × में 20%, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना यार, आज मेरा कैलकुलेटर पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, नीचे एक और रिक्वायरमेंट भी है आपकी, डिटरमाइन द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इफ एन इनकरेक्ट प्राइस ऑफ 1280 इज यूज्ड। ये क्या है, सबसे पहले तो आपकी ईओक्यू कितनी आई बच्चे, ईओक्यू आई आपकी 200 यूनिट्स, ठीक है। वो कैलकुलेशन जो आपने यहाँ पे की होगी ना, इसका आएगा आपका 200 यूनिट्स आंसर। इसके बाद ये कहता है, एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन की डिमांड कुछ अलग सी है, कहता है डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम इफ एन इनकरेक्ट प्राइस ऑफ 1280 इज यूज्ड। कहते हैं आपने कोई इनकरेक्ट प्राइस यूज कर लिया 1280, तो आप टोटल कॉस्ट बताओ कितनी आएगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी बच्चे, अगर आपने 1280 यूज कर लिया, इसका मतलब आपने कैरिंग कॉस्ट जो ली होगी, क्या ऊपर के फॉर्मूले में हम कहीं प्राइस लेते हैं, नहीं, ऊपर लेते हैं 2 × एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे होती है बेटे, क्वांटिटी में होती है, वो रुपीज़ में नहीं होती। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है 16 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो कोई चेंज है ही नहीं। तो नीचे कैरिंग कॉस्ट आपकी गलत आई होगी। कैरिंग कॉस्ट आपने कैसे निकाली, आपने कहा जी 12.80 × में कितने परसेंट, इसका 20%।
तो ये हो जाता है 2.56। इस तरह से कैलकुलेट किया होगा आपने। कहता आपने ये गलत ले ली, तो ठीक है, अगर आपने ये गलत ली है तो आपकी ईओक्यू भी गलत आई होगी। पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट बताओ, इस पे क्या आएगी। परचेज प्राइस क्या है, परचेज प्राइस है 5000 इंटू 1280, 64,000। 5000 यूनिट्स हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है, हमने प्राइस गलत लिया था, ये क्या है, इनकोरेक्ट प्राइस है, इसकी बात कर रहे हैं, इनकोरेक्ट प्राइस। तो परचेज प्राइस हमारी ये होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट बच्चे होगी 5000 यूनिट्स डिवाइड बाई 250 ईओक्यू इन 20 ऑर्डर्स। एक ऑर्डर कॉस्ट करने की कॉस्ट है 16 रुपीज़, तो ये आ जाएगी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इसी तरह से कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो कहता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी 64640 अगर इनकरेक्ट प्राइस हमने यूज़ किया है तो। बस इतना ही था ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे इसमें। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के लायक है। आपको किसी ना किसी आरटीपी या फिर हो सकता है एग्जाम में आ भी गया हो अभी तक ये, क्योंकि बुक तो काफ़ी पुरानी प्रिंट हुई हुई है। तो ये देख लेना एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये। 55 मिनट्स। चलो आज की क्लास में बच्चे मैं इतना ही करवा रहा हूँ आपको। आप ये 2 फॉर्मूलेज रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, एवरेज स्टॉक, बफर स्टॉक और डेंजर स्टॉक, ये 4-5 जो फॉर्मूलेज हैं ये डिस्कस करूंगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के 1-2 क्वेश्चंस जो मेरे नोट्स में दिए हुए हैं वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज मेरे पास उनके प्रिंट आउट नहीं है, प्रिंट आउट ना होने की वजह से मैं इतने अच्छे से मतलब आपको यहाँ पे करवा नहीं पाऊंगा, वो मैं अपने हाथ से करवाऊंगा पूरा क्वेश्चन, और विद प्रेजेंटेशन करवाएंगे हम। तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में जब आएँ तो प्लीज़ इस लेवल तक आप उसको अच्छे से स्टडी करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपना ये स्टॉक लेवल्स का जो कंसेप्ट है इसको कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम अपने कुछ जो बड़े क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हें डील करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।